स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसमें आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शंस हैं संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभ या फिर संगीत मीमांसा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, राजवल्लभ। ये जो ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी के हम पढ़ चुके हैं कि महाराणा कुंभा ने संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा देखते हैं, देखिए कुंभा जो है उनके प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। मंडन जो थे वे उनके प्रमुख शिल्पी थे और उन्होंने जो है कुछ प्रमुख ग्रंथ और विषय वस्तु जो है उन पर एक नज़र हम डालते हैं। तो देखिए रूप मंडन, ये मूर्ति कला विषयक है जिसमें 6 अध्याय हैं। अगला है देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार, जो मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना आदि से संबंधित है और इसमें 8 अध्याय हैं। अगला है आपका वास्तु मंडन, जो कि नाम से पता चल रहा है वास्तुकला से संबंधित है। अगला है वास्तुसार, ये आपके दुर्ग, भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद आदि से संबंधित है। इसके बाद है कोदंड मंडन, या जो कि धनुर्विद्या से संबंधित है। अगला है शाकुन मंडल, जो कि शगुन, अपशगुन आदि से संबंधित है। फिर है आपका वैद्य मंडन, जो कि व्याधियाँ व निदान आदि से संबंधित है। इसके बाद है प्रसाद मंडन, जो कि देवालय निर्माण कला से संबंधित है। फिर है आपका राजवल्लभ मंडन, जो कि सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन है, जिसमें आपके 14 अध्याय हैं। तो देखिए एक तो कौन सा किससे संबंधित है वह याद रखना है, और 3 हैं जिनमें अध्याय हैं तो वो हमें याद रखने हैं किस किस में कितने अध्याय हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संगीत शिल्प मंडन द्वारा, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन है आपके राजप्रासाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर चित्रकला। तो देखिए रूप मंडन का संबंध किस विषय से है वह बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मूर्तिकला। ये हमने अभी ऊपर जो टेबल देखी थी उसमें ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एवं 4, 1, 3 एवं 4, 2 और 3, 3 और 4। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 एवं 4। मंडन द्वारा ये चारों पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन है प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन और कला मंडन। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कला मंडन जो है वह आपके मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं नृत्य रत्नकोश, कलानिधि, रसिक प्रिया और सुधा प्रबंध। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वह है ऑप्शन नंबर 2, कलानिधि जो है वह महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए जानते हैं कलानिधि किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए जो मंडन थे राणा कुंभा के शिल्प शास्त्री, उनके पुत्र, मंडन के पुत्र गोविंद जो थे, उन्होंने कलानिधि, उद्धार, घूर्णी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। यह हमें याद रखना है। और कलानिधि जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है, तो हमें यह चीज़ भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, राय रायन एवं दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर प्रताप। तो देखिए ये सभी उपाधियां हैं राणा कुंभा की। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब जानते हैं राणा कुंभा की जो और उपाधियां थी उनके बारे में। तो देखिए महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां, जिनमें सबसे पहली है आपकी अभिनव भट्टाचार्य।
ठीक है। ये संगीत के क्षेत्र में जो उनका ज्ञान था या जो उनका कह सकते हैं योगदान है, उसके लिए दी गई। फिर है आपका हाल गुरु। ये क्यों दी गई? क्योंकि वो गिरिदुर्गों के स्वामी थे, इसके कारण उन्हें हाल गुरु की उपाधि दी गई। अगला है राजगुरु, क्योंकि राजाओं की शिक्षा देने की क्षमता थी उनमें, इसलिए उन्हें राजगुरु भी कहा गया। फिर टोडरमल की उपाधि दी गई, जो कि उन्हें कुंभा को हयेश अश्वपति, हस्तीश गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने के कारण यह उपाधि दी गई। अगली उपाधि है उनकी नाटक राज का कर्ता। यह नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण दी गई। इसके बाद राणो रासो, यानी कि विद्वानों के आश्रयदाता थे, इसलिए उन्हें राणो रासो की उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि है हिंदू सुल्तान, यानी ये उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने उस समय के जो समकालीन उनके मुगल शासक थे, उनके द्वारा उन्हें हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि है शैलगुरु। ये उपाधि उन्हें शस्त्र या भाले के उपयोग वो सिखाते थे, इसलिए उन्हें दी गई थी। और एक और उपाधि है नंदिकेश्वर रावतार। ये उन्हें नंदिकेश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण दी गई थी। तो ये उनकी उपाधियां हैं, हमें याद रखनी है। अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, राजगुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, शैलगुरु और नंदिकेश्वरावतार। ठीक है। इसके अलावा उन्हें और कौन कौन सी उपाधि थी? इनके अलावा दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, सुरग्रामिणी, निरुशंक, ये उपाधियां भी महाराणा कुंभा को प्राप्त थीं। तो हमें इन सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थीं? आपके ऑप्शंस हैं बप्पा रावत, राणा सांगा, राणा हमीर या फिर आपके राणा कुंभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राणा कुंभा। हमने अभी जस्ट पिछले प्रश्न में ही इनकी जो जो उपाधियां थी सारी हमने पढ़ी। उस टेबल को आप एक और बार देखें, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? कुंभा, सांगा, भारमल या जयसिंह? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कुंभा। अगला प्रश्न है संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दानगुरु या हालगुरु? इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए हमें यह भी याद रखना है कि कौन सी उपाधि किस कारण से दी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं नाथा, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी और टिल्ला भट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, मुनि जिन विजय सूरी जो थे वे आपके महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं थे। अब देखिए हम जानते हैं कुंभा के जो दरबारी साहित्यकार थे या जो दरबारी विद्वान थे उनके नाम। तो देखिए सबसे पहले मंडन, जिनके बारे में हम पढ़कर आए, उनके पुत्र गोविंद, फिर नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट और जो जैन आचार्य थे उनमें भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी और भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, मांडिक्य आदि जो हैं वह प्रमुख थे। तो हमें ये नाम याद रखने हैं। कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो देखिए मंडन, फिर उनके पुत्र गोविंद, उसके बाद में नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट। और यदि बात करें हम जैन आचार्यों में तो भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी थे। इसके अलावा जयशेखर सूरी और भुवन कीर्ति, सोमदेव आदि थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, आपके ऑप्शंस हैं मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिनविजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी और हेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मुनि जिनसेन सूरी। यह हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न है राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो इसके ऑप्शंस हैं सितार, गिटार, वीणा या फिर सारंगी। तो देखिए महाराणा कुंभा को वीणा बजाने में काफ़ी दक्षता हासिल थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके अनुसार कुंभा जो है वह वीणा बजाने में काफ़ी निपुण थे। तो ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये मिलती है आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से।
और इनके संगीत गुरु कौन थे? तो श्री सारंग व्यास जो हमने अभी पढ़े वह कुंभा के संगीत गुरु थे। और इनके अलावा हीरानंद मुनि जो थे उनको भी कुंभा अपना गुरु मानते थे और हीरानंद मुनि को उन्होंने कविराज की उपाधि भी दी थी। इसके अलावा जो कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उनको जो है वागीश्वरी, संगीत प्रेम के कारण जो है उन्हें भी काफ़ी संगीत से प्रेम था, इसलिए उन्हें वागीश्वरी भी कहा गया है या वागीश्वरी की उपाधि उन्हें दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन हैं उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर या फिर ओसियां। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बदनौर। वहाँ पर जो है महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं कि महाराणा कुंभा ने जो वर्तमान में ब्यावर जिला है जो कि पूर्व में भीलवाड़ा में आता था, वहाँ के बदनौर में जो है कुशाल माता का मंदिर बनवाया, जिसे आप बैराट माता का मंदिर या जाड़ बैराट भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं आपके राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा राज सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 महाराणा कुंभा। उन्होंने जो अचलगढ़ का किला है उसकी मरम्मत करवाई थी। इनके बारे में जानते हैं तो देखिए जो वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, उनके अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल जो 84 दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्ग जो हैं उनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसमें मुख्यतः कौन कौन से आते हैं? तो देखिए कुंभलगढ़, इसके बाद अचलगढ़, बसंती दुर्ग, ये सभी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो और मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने मचान दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा उन्होंने बैराट के दुर्ग जो हैं उनकी भी स्थापना की थी, भोमट का दुर्ग बनवाया था और कुंभा ने जो कई जो जर्जर हो चुके दुर्ग थे उनका भी जीर्णोद्धार करवाया था। और इसीलिए जो है महाराणा कुंभा जो हैं उन्हें राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यहाँ से 2 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है कि महाराणा कुंभा ने जो है टोटल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था और इसी कारण उन्हें राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह या फिर राणा कुंभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और गागरोण। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गागरोण का जो दुर्ग है वह महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? ऑप्शंस हैं आपके पृथ्वीराज चौहान, राणा रतन सिंह, महाराजा राय सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो हमने अभी पढ़ा कि जो 84 दुर्ग थे मेवाड़ के उनमें से 32 तो महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे और उन्होंने काफ़ी सारे दुर्गों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं पाली, आहोर, सिमाना या फिर माउंट आबू। तो देखिए जो आपका अचलगढ़ का किला है वह आपके माउंट आबू में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं 30, 25, 32 या फिर 39। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 32। हमने अभी पढ़ा 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह या फिर उदय सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राणा कुंभा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देखिए विजय स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए विजय स्तंभ सबसे पहले किसको समर्पित किया है? तो देखिए विजय स्तंभ जो है वह भगवान विष्णु को उन्होंने समर्पित किया है। यह 122 फीट ऊंचा है तथा इसमें
9 मंजिलें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इसमें याद रखनी हैं। और ये कब बनवाया गया था? तो देखिए, जब महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में विजय हासिल की थी तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने ये बनवाया था। इसको देखते हैं तो देखिए, इन्होंने मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, उसे सारंगपुर युद्ध में हराया था और उसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में यह भी है कि इसकी जो नवी मंजिल है वो बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे बाद में राणा स्वरूप सिंह जी जो थे उन्होंने पुनः उसका निर्माण करवाया था। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो नवी मंजिल थी उसका पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। और इसी को प्रशस्तियों में जो है कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, इसकी जो तीसरी मंजिल है उसमें अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसके अलावा इसका जो निर्माण कार्य है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वह जैता और उनके पुत्र नामा, पोमा तथा पूंजा के निर्देशन में किया गया था। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी उसका प्रशस्ति कार्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वह था कवि अत्रि। इसके अलावा जो जेम्स स्टोन है उन्होंने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत माना है आपके विजय स्तंभ को। तो ये पॉइंट भी आपका याद रहना चाहिए। इसके अलावा इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पर विजय स्तंभ पर जो है 15 अगस्त सन 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जो है वह भी जारी किया गया था। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए विजय स्तंभ। इसके बारे में वापस से हम देखते हैं तो ये किसको समर्पित है? तो विजय स्तंभ आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी कुल ऊंचाई 122 फीट है तथा इसमें 9 मंजिलें हैं। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया था? जब वो सारंगपुर का युद्ध जीत गए थे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से। इसके अलावा इसमें जो 9 मंजिलें थीं तो बिजली गिरने से 9वीं मंजिल टूट गई थी, जिसका पुनः निर्माण जो है महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। और इसकी जो तीसरी मंजिल है उसमें 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसके अलावा इसका जो निर्माण कार्य था वह जैता व उनके जो पुत्र थे नामा, पोमा और पूंजा, उनके निर्देशन में हुआ था। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके जो प्रशस्तिकार थे उनका नाम कवि अत्रि है। इसके अलावा जेम्स टोड जो है उनका मानना है कि ये कुतुब मीनार से भी एक श्रेष्ठ इमारत है तथा इस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। इसके अलावा इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य हैं। पहला है, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। दूसरा, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। तीसरी, इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ऑप्शंस हैं 1, 3, 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3। तो देखिए, इसमें मंजिलें 11 ना होकर के 9 हैं, तो जहाँ जहाँ 2 है वह सारे आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 1 और 3 वह आपका सही उत्तर है। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था तथा इसमें जैता की मूर्ति है जो जिनके निर्देशन में इसका कार्य हुआ था। जैता व उनके पुत्र थे नामा, पोमा और पूंजा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। यह 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। ऑप्शंस हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। इसके बाद है दोनों कथन सही हैं। तो देखिए, इनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि केवल 1 ही सही है। इसके यह 9 मंजिला इमारत है और इसका जो मुख्य वास्तुकार था वह आपके जैता थे, ना कि मंडन। अगला प्रश्न है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है? आपके ऑप्शन हैं 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1974, 1986, 1956 या 1949। तो हमने अभी पढ़ा था 15 अगस्त सन 1949 को जो है इस पर पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित
किया है? इसके ऑप्शंस हैं शिव, हनुमान, राम या विष्णु। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 विष्णु। कीर्ति स्तंभ को महाराणा कुंभा ने विष्णु भगवान को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? ऑप्शंस हैं नागौर के शासक, मालवा और गुजरात की सेना, दिल्ली के सुल्तान या फिर शाकंभरी के शासक। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मालवा और गुजरात की सेना, या फिर आप कह सकते हैं कि सुल्तान महमूद खिलजी जो था मालवा का, उस पर विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन हैं महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसरुद्दीन महमूद या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 महमूद खिलजी प्रथम। अगला प्रश्न है आपका, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस हैं राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह या फिर राणा जगत सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राणा स्वरूप सिंह जी जो थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या फिर मेवाड़ चंदेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ और मालवा जो थे उनके बीच में सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। यह आपको याद रखना है। किस किस के बीच में हुआ था? तो देखिए महाराणा कुंभा और जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी फर्स्ट, उन दोनों के बीच में यह हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा जो है विजयी हुए थे और उन्होंने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देखिए कारण जानते हैं कि क्या कारण था इस युद्ध का। तो देखिए उस समय जो रहता था कि सभी राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो इसका कारण भी वही था। मालवा के जो सुल्तान थे उन्होंने मेवाड़ के शत्रु मेहपा पवार को आश्रय प्रदान किया था और कुंभा ने मेहपा पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए एक पत्र लिखा। जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, लेकिन उसने जो शरणागत था उसको लौटाना स्वीकार नहीं किया, जो कि एक हमारे यहाँ प्रथा शुरू से रही है। अतः दोनों के बीच में युद्ध होता है और जिसमें अंत में महाराणा कुंभा विजयी होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1437, 1443, 1517 या 1424। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा के मेहपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवर राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, या फिर मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि मेवाड़ का शत्रु था मेहपा पवार, उसको शरण दी थी मालवा के सुल्तान ने और उसके लिए यह युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? ऑप्शन हैं महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह या फिर बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर है आपका महमूद खिलजी, उसे जो है राणा कुंभा ने कई बार परास्त किया था। अगला प्रश्न है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ऑप्शन है ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद या फिर गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो देखिए कुंभा और गुजरात में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था वह नागौर विवाद को लेकर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 नागौर विवाद इसका सही उत्तर है। अब जानते हैं थोड़ा सा कि नागौर विवाद क्या था। तो देखिए 1456 ईस्वी में जो नागौर के स्वामी थे फिरोज खां, उनके मरने पर उनका पुत्र था शम्स खां, वह नागौर का स्वामी बनता है, परंतु उसको हटाकर उसके छोटे भाई जो था मुजाहिद खां, उसने नागौर पर अधिकार कर लिया था। शम्स खान जो था उसने कुंभा से मदद मांगी, शरण मांगी और उनकी मदद से वह वापस जो है नागौर का स्वामी बन गया था। लेकिन उसने शासक बनते ही क्या किया कि महाराणा कुंभा से अपने संबंध तोड़ लिए, संबंध विच्छेद कर लिया और उनकी जो शर्त थी
कि भाई आप नागौर के किले की मरम्मत नहीं कराएंगे, लेकिन उसने नागौर का जो किला था उसकी वह मरम्मत करवाने लगा। और इसे देखकर जब महाराणा कुंभा ने देखा कि उसने शर्त की अवहेलना की है, तो उन्होंने नागौर पर चढ़ाई कर दी। और जब शम्स खां को पता चलता है कि महाराणा कुंभा नागौर पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वह गुजरात का जो शासक था सुल्तान, उससे जो है मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन इस युद्ध में जो नागौर और गुजरात की सेना के साथ राणा कुंभा ने युद्ध लड़ा, उसमें भी नागौर की सेना और गुजरात की सेना हार जाती है और अंत में जो है मेवाड़ नागौर पर भी अपना अधिकार कर लेता है। अगला प्रश्न है आपका, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? ऑप्शन है महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, या फिर राणा सांगा और बाबर के बीच। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच आपकी चंपारण की संधि हुई थी महाराणा कुंभा को हराने के लिए। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए चंपारण या चंपानेर की संधि ये होती है आपके 1456 में। इसका आपको समय भी याद रखना है। तो ये महाराणा कुंभा के विरुद्ध जो है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, जो कई बार हार चुका था महाराणा कुंभा से, और गुजरात का जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन, उन दोनों के मध्य हुई थी। और इसमें क्या था कि ये दोनों की जो संयुक्त सेना होगी वह महाराणा कुंभा के खिलाफ लड़ेगी, और जब उन पर आक्रमण करेंगे, उन पर विजय पा लेंगे, तो उनका जो साम्राज्य है उसको आपस में बांट लिया जाएगा। ये जो संधि थी, इसके अनुसार गुजरात का जो सुल्तान था कुतुब शाह, वह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में उसने आबू पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद आगे बढ़ा। फिर महमूद जो था वो मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन ये दोनों मिलकर भी जो है महाराणा कुंभा को नहीं हरा पाए थे। तो हमें चंपारण या चंपानेर की संधि याद रखनी है। 1456 में ये गुजरात और मालवा के सुल्तानों के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? इसके ऑप्शन हैं कुंभा, सांगा, नागभट्ट या फिर अर्णोराज। तो देखिए हिंदूपत जो है महाराणा सांगा को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। महाराणा सांगा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनको भारतीय इतिहास में आप हिंदूपत के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो हैं उन्होंने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि क्या कहा है और किसने कहा है। इनका जो वास्तविक नाम था वह महाराणा संग्राम सिंह था। वह ये महाराणा कुंभा के पौत्र थे और इनके पिता का नाम था महाराणा रायमल। इसके अलावा यदि आप देखें तो देखिए इनका जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1482 को होता है और इनका राज्य अभिषेक 1509 में होता है। लेकिन ये 3 भाई थे, तो जब राज्य का राजा कौन बनेगा उस पर बात आई तो बाकी के जो 2 भाई थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया था। उस समय अजमेर के करमचंद पंवार जो थे उन्होंने राणा सांगा को अपने बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में भेजा तथा बाद में इनका राज्याभिषेक हुआ और ये मेवाड़ के राजा बने। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसके ऑप्शन हैं खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खानुआ का युद्ध। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 खातौली का युद्ध। इसमें जो है महाराणा सांगा जो थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था आपके सुल्तान इब्राहिम लोदी को। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं मेवाड़ राजवंश के, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे।